नमस्कार दोस्तों, किशोर एस्ट्रोलॉजी में आप सभी का स्वागत है। और आज हमारे बीच हमारे बेहतरीन दोस्त एवं बहुत विद्वान कुमार गणेश जी जयपुर से, जिन्हें आप पहले भी देख चुके हैं और जिनसे हमने लगातार 2 सीरीज़ ली थी। खास तौर से मैं बता दूँ, अंग ज्योतिष के बहुत अच्छे जानकार हैं, बॉडी लैंग्वेज के बहुत अच्छे जानकार हैं, राजनीतिक जगत में ज़बरदस्त पैठ रखते हैं। साथ ही साथ अभी जो चुनाव कुछ राज्यों में हुए, उनमें इनकी की गई भविष्यवाणी शत प्रतिशत सही साबित हुई। और जो इंटरेस्टिंगली एक बात जो मैं आप लोगों को बताना चाहूँगा, वो थी असम में जो इन्होंने कहा था कि भले ही भाजपा जीतेगी लेकिन इस बार मुख्यमंत्री दूसरा होगा। और इंटरेस्टिंगली आज ये खबर हमें पता लगी, वैसे तो कल रात पता लगी थी, लेकिन आज हमने देखा कि बिल्कुल एक नया शीर्ष दिया गया है या एक नया व्यक्ति जो है वो सीएम बना दिया गया है। तो अंकों से इस प्रकार की जो गणनाएँ होती हैं, कितनी सटीक होती हैं, ये आप देखेंगे। और साथ ही साथ हम आज कुछ समसामयिक चर्चा तो करेंगे ही करेंगे, जैसे कि कोरोना जो चल रहा है उस पे हम बात करेंगे। राजनीतिक जो समसामयिक चर्चा चल रही, उस पे भी हमारी चर्चा होगी। तो ज़्यादा समय आप लोगों का ना लेते हुए मैं स्वागत करूँगा। स्वागत है सर, नमस्कार। जय श्री राम। सबसे पहले तो सर आपको बहुत-बहुत बधाई, क्योंकि आपकी पाँचों राज्यों की गई भविष्यवाणी, जो कि आप निरंतर हमारे संपर्क में थे, हमारी बातें हो रही थी, परफेक्टली बहुत हमेशा की तरह, मतलब पहले भी बहुत बढ़िया निकली और परफेक्ट रही। लेकिन सबसे आश्चर्यजनक जो बात जो मैंने अभी जस्ट कही है, ये कैसे पता बताया जा सकता है कि पार्टी जीतेगी, वही चीज़ दोबारा आएगी बट सीएम बदल जाएगा। ये मतलब कैसे पॉसिबल है? मतलब ये क्या अंक है, मतलब क्या तरीका है? किशोर भाई, सबसे पहले तो आपके प्रेम को, आपके अपनत्व को प्रणाम और हमारे सभी दर्शकों को भी प्रणाम। किशोर भाई, क्या होता है कि जब भी किसी भी राज्य के लिए उसके विधानसभा चुनाव के बारे में बात करते हैं ना, तो उसमें क्या होता है कि उस राज्य के निर्माण के अंक सबसे पहले लिए जाते हैं कि जो भी संदर्भित राज्य है, तो उस राज्य के अंक क्या कहते हैं, यानी उस राज्य जी, के निर्माण का जो जन्म दिनांक का मामला है ना, तो उसका मूलांक, उसका भाग्यांक, उसका मासांक, उसका वर्षांक, उसका चलित अंक वो बहुत क्या कहता है। और आज जब हम गणना कर रहे हैं, यानी मतगणना की जो तारीख होती है, हम उसे लेकर गणना करते हैं। तो मतगणना की दिनांक तक उस राज्य को उम्र का, स्थापना का या निर्माण का कौन सा वर्ष चल रहा जी, होता है, बिल्कुल। वो अंक लिया जाता है। हम उसे कहते हैं आयु अंक। जैसे आदमी की उम्र का जो रनिंग हुँ, वर्ष होता है, ये जी, जी, उसकी बिल्कुल। बात। अब हम जब वो गणना लेकर बात करते हैं, तो हम ये देखते हैं कि इस राज्य को कौन से अंक की दशा चल रही है। ठीक है, बहुत, बहुत बढ़िया। वो दशा इस राज्य के अंकों के अनुकूल है कि प्रतिकूल है, और क्या इस राज्य के अंकों में मुखिया का परिवर्तन लिखा है। सबसे पहले तो हम ये देखते हैं, बहुत शीर्ष, सत्ता का शीर्ष यानी मुखिया मतलब मुख्यमंत्री परिवर्तन लिखा है। तो असम की गणना में आ रहा था कि हाँ, इसका मुखिया बदल सकता है। तो मुखिया बदल सकता है तो किशोर भाई, सीधे से प्रश्न ये खड़ा होता है, इसका मतलब भाजपा सत्ता से बाहर। जी, एक सामान्य बात ऑफ है कोर्स। ना कि बिल्कुल, जब जिस बिल्कुल, पार्टी बिल्कुल, का मुख्यमंत्री नहीं, तो वो पार्टी सत्ता में क्यों आएगी। और बिल्कुल। भाजपा तो वैसे भी 15 वर्षों के कांग्रेस के शासन के बाद और पहली बार भाजपा सत्ता में आई थी। तो फिर ये देखना पड़ता है, ये तो व्यक्तिवाचक बात है कि राज्य के भाग्य में मुखिया बदलना लिखा है कि नहीं। जी, उसके बिल्कुल। बाद एक और गणना होती है कि राज्य के भाग्य में मुखिया दल बदलना लिखा है कि नहीं, मतलब जी, सत्ताधारी दल बदलेगा क्या, ये भी बहुत देखना पड़ता है। बहुत उसमें बढ़िया। आ रहा था कि नहीं बदलेगा। तो अब इसका मतलब क्या होता है, बिल्कुल। दो गणनाएं, एक पार्टी गणना में आ रहा पार्टी है कि वही रहेगी लेकिन हाँ, मुख्यमंत्री कि बदल जाएगा। मुखिया बदलेगा, हाँ। और बहुत दूसरी गणना में आ रहा है कि सत्ताधारी दल जो है, मुखिया दल, वो नहीं बदलेगा, व्यक्ति बदलेगा। मतलब ये हुआ कि सर्बानंद सोनोवाल वहां के सिटिंग सीएम है ना, निवर्तमान मुख्यमंत्री। तो दो बातें हो सकती है, या तो सर्बानंद सोनोवाल जो है हिमाचल और प्रेम कुमार धूमल की तरह चुनाव ही हार जाए। बिल्कुल। आई तो देखिए, चुनाव ममता बनर्जी की थी, लेकिन सबको पता है कि ममता हारने के बाद भी सीएम तो वही बनेंगी। लेकिन हिमाचल में क्या हुआ था, प्रोफेसर प्रेम कुमार धूमल चुनाव हार गए, तो जयराम ठाकुर को बना दिया, जबकि धूमल को मुख्यमंत्री पद का उम्मीदवार घोषित किया गया था। जी, जी, भाजपा में ये परंपरा नहीं है प्राय तौर पर। असम में मुख्यमंत्री पद का प्रत्याशी तो घोषित ही नहीं किया गया था, सिटिंग सीएम को भी नहीं किया। जी, लेकिन बिल्कुल। ये गणना क्या बता रही थी, इसका मतलब या तो सोनोवाल चुनाव हार जाएंगे विधायक का, और वो जीत गए तो फिर मुख्यमंत्री पद की दौड़ से बाहर हो जाएंगे। यहां से संकेत मिला कि सोनोवाल सिटिंग सीएम, मतलब मुखिया बदलेगा ही नहीं, सोनोवाल। अच्छा, दूसरा, सोनोवाल के अंक बड़े गजब है।
कल ही एक चैनल को जो मैं अपनी बाइट दे रहा था, तो उसमें उन्होंने पूछा और वो भविष्यवाणी यहाँ भी हम लेंगे, वहां कर दी उनके आगे, असम को लेकर ही थी कि सोनोवाल के अंक, किशोर भाई, केंद्रीकृत अंक हैं अब। जी, ये अब वो केंद्रीकृत नहीं है। हाँ, कैबिनेट में लाए जा सकते। केंद्रीकृत का मतलब है राज्य से केंद्र की तरफ, और बिल्कुल विकेंद्रीकृत होता पिछली बार थे, ये केंद्र में मंत्री थे। ध्यान देखिए, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। हमारे दर्शकों के लिए भी बड़ी गजब की बात है कि पिछली बार इनके जो अंक है वो विकेंद्रीकृत थे। ध्यान दीजिएगा, सोनोवाल पिछली बार केंद्र में मंत्री थे, जी, चुनाव नहीं उन्हें लड़े थे विधानसभा का। जी बिल्कुल बिल्कुल। मंत्री से कहाँ गए थे? मुख्यमंत्री की कुर्सी पर। लेकिन इस बार सोनोवाल के जो अंक है वे केंद्रीकृत है, राज्य से केंद्र की तरफ, तो उस मुख्यमंत्री के पद से केंद्रीय मंत्री के पद पर। तो तात्पर्य क्या है कि सोनोवाल का राजयोग तो समाप्त नहीं हुआ है, बिल्कुल लेकिन राज्य में योग समाप्त। बहुत सुंदर बहुत सुंदर बहुत। यहां से पता चला कि मुख्यमंत्री बदलेगा। जी, अच्छा, एक कंट्रोवर्सी और आई थी जो अक्सर मतलब हम सब डिस्कस कर रहे थे, तथाकथित कहूंगा मैं उन सब ज्योतिषियों की, जी भाजपा को 200 से ज्यादा सीटें कलकत्ता में या पूर्व बंगाल में कही जा रही थी, लेकिन हम इस पे कायम थे कि भाई आएगी तो दीदी ही, चाहे कुछ भी कर लीजिए। और आपने 2 बार प्रिडिक्शन किया, एक बार डेट ऑफ बर्थ की कोई बात हो गई थी, फेसबुक में भी बहुत चर्चा रही है इस बात की, और मैं चाहूंगा जो हमारे नए दर्शक हैं वो भी आप देखें कि फेसबुक में जो कुमार जी हैं उनके उसमें उन्होंने स्पेशली मेंशन किया था कि जो उनकी ममता जी की 2 डेट ऑफ बर्थ आ रही है और उसमें अगर पहली डेट ऑफ बर्थ होगी तो इतनी सीटें आएंगी और दूसरी सीट होगी तो इतनी होंगी, लगभग आइडिया उसके आसपास रहा। तो अब ये जो बातें हैं, खासतौर से मैं ये कहूंगा, बहुधा मैं अभी एक बहुत बड़े वो राष्ट्रपति के माने जा रहे थे कि राष्ट्रपति बनाया जाएगा उनको, मैं उनसे मिला था, उनकी डेट ऑफ बर्थ में डिफरेंस गणेश भाई मुझे 8 साल का मिला। मतलब 1940 के वो है, 1948 बताया गया। तो मतलब अब इतना ज्यादा, जब अब उनका तर्क ये था कि किशोर जी हमारे गांव में, क्योंकि हम बहुत इंटीरियर के हैं और दूर दूर तक कोई पंडित ही नहीं था वगैरह वगैरह, ऐसा बातें थी। तो अब जब इस तरह की बातें जो ऑफ कोर्स राजनीति जगत में होती है, क्योंकि डेट ऑफ बर्थ गड़बड़ आती है, तो ये जो ममता जी की डेट ऑफ बर्थ आई है, तथाकथित कुछ विद्वान उस पर ये भी कह रहे हैं कि जी डेट ऑफ बर्थ गलत थी, ये थी। तो मेरा तर्क ये है कि आपका एक बिल्कुल सेफ तरीका था कि भाई हमने तो डेट ऑफ बर्थ पकड़ी, हम कुंडली की बात ही नहीं कर रहे। अब डेट ऑफ बर्थ में अगर साल बदल गया या एक भी अंक बदल गया तो ऑफकोर्स प्रिडिक्शन चेंज हो जाएगा, बिल्कुल सही है। और इस पे आपने काम भी किया, आपने दोनों कुंडलियां दी, दोनों का आंकड़ा परफेक्ट था, दोनों बार दीदी ही बन रही थी। ऑफकोर्स दूसरी बार में सीटें थोड़ी ज्यादा हो गई थी, वो एक अलग बात। तो अब ये जो क्राइटेरिया है खासतौर से, तो इससे हम एक, मैं इसको दूसरे वे में ले जाऊंगा, तो हम इसमें ये भी कह सकते हैं कि अंकों से कुछ भी छुपा नहीं है। मतलब अंक ये बता रहा है कि कहीं डेट जी गड़बड़ है, क्योंकि अब जो जी राज्य की वो तो परफेक्ट है, राज्य की डेट तो हमें पता ही, जी वो तो तय हो गई, सीटों का पार्टी का भी पता है। लेकिन अब व्यक्ति विशेष, खासतौर से हम यहाँ सीएम कैंडिडेट की बात कर रहे हैं, भाजपा ने तो कोई कैंडिडेट नहीं दिया था, लेकिन मान रहे हैं कि हम दीदी की बात करें तो दीदी की 2 कुंडलियों में इतना बड़ा डिफरेंस आया, और आपने उसमें दर्शाया है, वो मैंने पूरी पोस्ट देखी है, पढ़ी है, हमारे दर्शकों ने भी देखी होगी। तो बड़ा इंटरेस्टिंग है कि आप देखिए कि रिवर्स ज्योतिष की बात कहूंगा मैं, एक रिवर्स न्यूमरोलॉजी की बात कहूंगा, कि हम उससे ये साबित कर रहे हैं कि नहीं, ये जो दिखाया जा रहा है ये कुंडली गलत है। और जैसे मैंने आपको एक एग्जांपल दिया कि मेरे साथ खुद ये आया कि जी 8 साल का फर्क पड़ गया, लेकिन हमारे साथ थोड़ा और डीप जाना पड़ेगा, क्योंकि 8 साल के बाद फिर हमें टाइम पे भी जाना पड़ेगा। तो आपने ये जो कैलकुलेट किया, और इसके लिए बहुत गट्स चाहिए, क्योंकि वंस आप जब प्रिडिक्शन दे देते हैं फिर आप ये कहते हैं कि नहीं जी, जो डेट ऑफ बर्थ गलत दी गई है मैं उसको रिवाइव ठीक कर रहा हूं। तो ये जो आचरण देखने में आया आपका, ये नॉर्मली जितने भी मैं ज्योतिषी जानता हूं या जितना मुझे समझता हूं, मैंने आज तक किसी को ऐसा नहीं देखा कि कोई अपनी ही बात को दूसरे वे में नकारेगा भी नहीं, लेकिन उसको वो एडमिट कर रहा है कि अगर ये डेट ऑफ बर्थ गलत है तो ये ख्याल मतलब कैसे दिमाग में आया, मतलब क्यों आया? अगर वैसे ही रहने देते तो क्या दिक्कत थी, जीत तो तब भी रही थी। किशोर भाई, सबसे पहली बात तो है कि आपने कहा कि आप राष्ट्रपति चुनाव के एक संभावित उम्मीदवार से मिले। थावरचंद गहलोत थे क्या वे? क्योंकि वजह क्या है कि देखिए, अखर ये तो वैसे ही एक जी जी बिल्कुल। सुहलबाजी भरी सत्यता है, ये सत्यता है। लेकिन देखिए, जहां तक दूसरी बात है, ये आपने जो बिल्कुल अंत में प्रश्न किया है ना, मैं इसे सबसे पहले ले लेता हूं कि भाई अगर मैं दोबारा वाली जन्म दिनांक से ममता बनर्जी जो है उनकी अगर गणना नहीं भी करता तो क्या फर्क पड़ता? जी बिल्कुल। सरकार में तो ये आ ही रही थी। देखिए किशोर भाई, क्या है कि आप भी वर्षों से ज्योतिषी हैं, मैं भी हूं। हिंदुस्तान में शायद लाखों की संख्या में ज्योतिषी होंगे, है ना? तो ज्योतिष तो सबका घर चला ही रही है, हमें रोटी दे रही है ना, पेट बिल्कुल भर रही है हमारा।
हमारा परिवार पाल रही है। मुझे एक चीज बताइए कि अगर कोई ज्योतिषी दुनिया से उठ गया, उठना तो एक दिन सबको है, बिल्कुल। लेकिन एक ज्योतिषी उठा है तो उसके बाद में उसे याद क्यों किया जाएगा? बहुत। बिल्कुल। किस लिए? पेट पाला, ठीक है, पेट पाल लिया, बात खत्म हो गई साहब। दुनिया में लाखों करोड़ों अरबों लोग हैं जो पेट पालते हैं, हमने भी पाल लिया, चले गए दुनिया से। तो एक तो होता है अमरत्व की आकांक्षा के लिए हम कार्य करें, एक सबसे बड़ा तो ये होता है साहित्य का सृजन, ये धर्म अध्यात्म, इसमें कुछ नया। दूसरा क्या होता है, देखिए कि ज्योतिष तो मुझे दे रही है, आपको दे रही, मैं ज्योतिष को क्या दे रहा हूँ? अच्छा किशोर भाई, आप बेहतर जानते हैं कि हम अंक ज्योतिषी तो ज्योतिषियों की दुनिया में अति अल्पसंख्यक है। बिल्कुल। अल्पसंख्यक ही नहीं बल्कि बिल्कुल। बिल्कुल। अति, और हमारा कोई आरक्षण भी नहीं है। समस्या यह है कि ज्योतिष सम्मेलनों से लेकर के कहीं भी हमारे साथ कोई रियायत नहीं। नहीं बढ़ती जाती है। तो ऐसे में मुझे पता है ना कि भाई आज से 32 वर्ष पहले जब मैंने सीखना शुरू किया अंक ज्योतिष, तो मेरे मेरे पास कोई साधन था ही नहीं, कोई सिखाने बिल्कुल। वाला तो खैर छोड़िए। आज बिल्कुल। भी बड़े बड़े एस्ट्रोलॉजर ये कह देते हैं कि हाँ साहब ये हमारी कुंडली रही, यानी अंक ज्योतिष को कुंडली आगे रख देते हैं, यानी उन्हें भी नहीं पता कि अंक ज्योतिष का इस कुंडली से कोई लेन देन नहीं है। ये दुर्भाग्य अंक ज्योतिष का। तो मेरा लक्ष्य ये है, मैं शुरू से 32 वर्ष हो गए मुझे सीखते हुए, विद्यार्थी हूँ, और 1992 से यानी 29 वर्षों से मैं प्रैक्टिस कर रहा हूँ, अभ्यास कर रहा हूँ। मेरा लक्ष्य ये था कि जब 2003 में 18 वर्ष पहले मैंने राजस्थान विधानसभा से सीटवार भविष्यवाणी शुरू की, तो उसके पीछे भी लक्ष्य यही था कि भाई मैं अंक ज्योतिष को क्या दे सकता हूं। अल्प ज्ञात, अति अल्प ज्ञात है अंक ज्योतिष। आज भी ज्यादातर जो लड़के लड़कियां महिलाएं पुरुष न्यूमरोलॉजिस्ट ना, वो तमगा लगाए घूमते हैं। 2 मिनट की बात ही पता चल जाता है कि ये सिर्फ इसको सोशल स्टेटस सिंबल बना रखा है, बाकी गहराई नहीं है। ये दुर्भाग्य है। तो हुआ ये कि जब ये गणना की कि भाई बंगाल, फिर वही देखिए असम वाली बात आ रही है, बंगाल राज्य के भाग्य में क्या शीर्ष व्यक्ति का परिवर्तन लिखा है? तो जी। उसका जवाब आया नहीं। अब क्या है कि कुछ राज्य ऐसे हैं जो आजादी के पहले से चलते आ रहे हैं, बंगाल है, बिहार है ना, राजस्थान बाद में बना। तो उन राज्यों की क्या हम देश की आजादी से पहले की ही तारीख लें? ये भी एक चक्कर होता है। निर्माण की तारीख कौन सी लें? देश की तारीख तो ले रहे हैं 15 अगस्त 1947 और बिहार की ले रहे हैं 1920, लेकिन है लेनी पड़ेगी भाई, क्या बिल्कुल। करें। बिल्कुल। तो बिल्कुल। उस तरीके से बंगाल के अंकों में शीर्ष व्यक्ति का परिवर्तन नहीं लिखा था। तो इसका मतलब क्या हुआ? ममता आएंगी। नहीं, अब ममता एक जी बात नहीं जाएंगी ना। स्वाभाविक है, ममता बनर्जी आएंगी तो तृणमूल कांग्रेस से ही तो आएगी, भाजपा से तो आने से रही। तो ये बिल्कुल। भी सिद्ध हो गया कि तृणमूल कांग्रेस आ रही है। तो क्या होता है, एक भविष्यवाणी ऐसे की जाती है, दूसरी ऐसे की जाती है कि तृणमूल कांग्रेस की गणना की तो उसमें प्रश्न ये था कि क्या वो सत्ता में बनी रहेगी या सत्ताच्युत होगी। तो उसमें ये गणना आई कि लगातार तीसरी बार सत्ता पाएगी। ठीक है। अब ममता बनर्जी के खुद के देखा तो सितारे कमजोर आ रहे थे। अब ममता बनर्जी के सितारे कमजोर है और वो तो तृणमूल के सत्ता में सितारे दोबारा बहुत कैसे आएंगी? मजबूत है। हाँ, तो ये तो तय हो गया कि आएगी तो सीएम ममता ही। तो फिर ममता बनर्जी के सितारे कमजोर होने का मतलब भैया तो चुनाव हार जाए या बहुत कम मतों से जीते, या कुछ ऐसा हो जाए कि वो बदनामी का छींका फूट जाए, यानी कुछ कि गड़बड़ हो जाए। वो हाँ, जो कि नामुमकिन है फिलहाल। है ना, कुछ, लेकिन मुख्यमंत्री पद उनके हाथ से छिन जाए ये तो गणना कहीं नहीं बोल रही है। तो ये तमाम जो बातें थी, लेकिन क्या हुआ कि जब उनकी 5 जनवरी 1955 वाली जन्म दिनांक से गणना की तो सामने आया कि उनकी सीटें कम आ रही है। भाई हमारे तो देखिए ऐसा है ना, जो जन्म दिनांक मिलती है ना, जो बिल्कुल जन्मांक फैक्चुअल। मिलते हैं, हम उन्हें लेकर ही तो गणना, फतवा कैसे जारी करते हैं कि ममता 300 आएंगी। बिल्कुल। ऐसे ज्योतिषी भी देखने वाले, वास्तु वाले, हाँ, हाँ, बिल्कुल। किशोर भाई सीटों की संख्या बताते हैं। गजब। अब देखिए क्या होता है, दूसरों की आलोचना की अपेक्षा इस पे बात करें तो उसमें 5 जून का रिकॉर्ड पे चल रही है ना, 5 जनवरी 1955 कर दी भविष्यवाणी। अब आप भाई लोगों की शुभकामनाओं से और प्रभु की कृपा से मेरे परिचय में शीर्षस्थ भाजपा नेता, वरिष्ठ मंत्री और लोग भी हैं। तो एक वरिष्ठ व्यक्तित्व भाजपा से, उनका एक फोन कॉल आया और उन्होंने कहा फोन कॉल पर कि देखिए कुमार जी, ये एक साक्षात्कार ममता बनर्जी का है, ये शायद आपकी मदद कर सकता है। तो मैंने पढ़ा देखा, उसमें ममता बनर्जी जो है वो किसी पत्रकार को साक्षात्कार में
कह रही हैं कि मेरा जन्म दुर्गाष्टमी को हो रखा है। दुर्गाष्टमी भी कौन सी? शारदीय नवरात्र वाली, और मेरी माता जी वो मनाती थी, और उस दिन 5 अक्टूबर था, ये तय है। मैं जब मैट्रिक में आई तो मेरी उम्र कम थी, तो इस वजह से मुझे अयोग्य घोषित कर दिया। तो उस इम्तिहान के लिए मेरे पिताजी ने 5 वर्ष मेरी उम्र बढ़ा के लिखवा दी। अब ये 2 तथ्य हो गए। अब मेरे पास जो 100 वर्षों का पंचांग है, मैंने वो खंगाला, तो ये कॉम्बिनेशन बैठ ही नहीं रहा है भाई। 5 वर्ष बढ़ा के बता दिए, मतलब 1955 की है ना, तो 1960 का उनका जन्म है, कि पापा ने उनका 55 बता दिया। इसका मतलब तो ये हुआ ना 60 का है लेकिन 55 लिखवा दी। लेकिन किशोर भाई, आसपास के 25-30 वर्षों में देख लिया, 5 अक्टूबर को अष्टमी बैठ ही नहीं रही है 54 के अलावा कहीं। जी। तो पिता की बजाय मैंने सोचा कि माँ का कहना ज्यादा सटीक है कि दुर्गाष्टमी और 5 अक्टूबर। इसे पकड़ा, इसे पकड़ा तो 1954 बैठा। यानी उनका 5 साल कम नहीं, बल्कि 5 साल ज्यादा नहीं है, बल्कि 6 साल कम है। मतलब ऐसे 55 नहीं बल्कि 54 है। तो फिर 5 अक्टूबर 1954। अब गणित के विद्यार्थी हैं तो गणनाएं की, गणनाएं करके रखा तो फर्क आ गया। अच्छा, एक बात और है यहाँ जो है, बिल्कुल इससे मिलती बात की मैं चर्चा कर लूं। जी। ये जो कम्युनिस्ट है ना किशोर भाई, ये कम्युनिस्ट सिर्फ भारतीय राजनीति में दुख नहीं दे रहे हैं, ये हम ज्योतिषियों को भी दुख देते हैं। जी। इन पट्टों की जन्म दिनांक उपलब्धि नहीं है, अधिकतर की जन्मांक की उपलब्ध नहीं है। जैसे क्या है, कम्युनिस्ट पार्टियों का कल्चर ये है कि इनके यहाँ राष्ट्रीय अध्यक्ष और प्रदेश अध्यक्ष नहीं होते। जी। राष्ट्रीय महासचिव होता है, वही अध्यक्ष के तुल्य होता है, और प्रदेश में जो सचिव होता है वही उसके तुल्य होता है। तो बंगाल में, असम में, तमिलनाडु में, केरल में ये जो कुछ सीटों का अंतर आया है ना मेरी भविष्यवाणी में और परिणाम में, वैसे तो देखिए कि ये तो गणनाएं हैं, और अभ्यास मजबूत होगा तो अंतर और कम होता जाएगा, ये कहकर मैं अपना पल्ला झाड़ सकता हूं। लेकिन जब मैंने कारणों पर विवेचन किया तो विवेचन से ये सामने आया कि इन चारों पांचों राज्यों में ये जो कम्युनिस्ट पार्टियों के प्रदेश सचिव है ना, इनका सिर्फ नाम उपलब्ध, जन्मांक है ही नहीं, जन्म तिथि नहीं है, तो जन्म दिनांक है ही नहीं। तो हम जन्मांक जो होते हैं, 4 महत्वपूर्ण अंक, वो तो गायब हो गए, सिरे से गायब हो गए। ठीक है, मूलांक, भाग्यांक, आयु अंक, ये 3, एक नामांक बचा। अब नामांक से किया, और करने के साथ में मैंने यह भी कह दिया, खासकर बंगाल में, कि भाजपा वालों के अंक मुझे बहुत सटीकता से मिले हैं, इसलिए भाजपा तो 90-91 से ऊपर नहीं जाएगी, ये अधिकतम है। मगर अगर कम्युनिस्टों में यानी कांग्रेस वाले महाजोत में, महागठबंधन में और तृणमूल कांग्रेस में सीटों का अंतर होगा तो कांग्रेस के खेमे वाली सीटें वो तृणमूल को जाएंगी, और वो जो 50, 60, 65 सीटें थी ना, वही उधर जाकर, क्योंकि वो सारे कम्युनिस्ट दल कहाँ थे? कांग्रेस के साथ। अच्छा, एक बात और है, ये जो इंडियन सेक्युलर फ्रंट वाला है ना मामला, तो इसके अध्यक्ष नौशाद सिद्दीकी की भी जन्म दिनांक हमें उपलब्धि नहीं थी। अब थी ही नहीं तो सिर्फ नामांक से किया। तो जिन लोगों की जन्म दिनांक उपलब्ध नहीं थी ना, उनके जन्मांक, अच्छा मैंने तब कहा भी था कि इन लोगों के जन्मांक यदि मतगणना के दिनांक के विपरीत है, उल्टे हैं, तब तो इनकी सीटें यानी कांग्रेस वाले खेमे की सीटें थोक के भाव कम होंगी, और सारी कहां जाएगी? तृणमूल को। और अगर मतगणना के अनुकूल है तो ये सीटें कम नहीं होंगी। सीटें बहुत कम हुई कांग्रेस वाले खेमे की, कांग्रेस कम क्या हुई, सुपड़ा ही साफ हो गया कम्युनिस्टों का, तो कांग्रेस का। तो इधर एक इंडियन मजलिस पार्टी है, उसको एक सीट मिली है। तो ये जो सारी सीटें उधर गई, इसका मतलब ये जो जिन कम्युनिस्टों के जन्म दिनांक उपलब्ध नहीं थे ना, उनके वो जन्मांक मतगणना की तिथि के बहुत विपरीत थे। तो देखिए, गणित का विद्यार्थी हूं। अच्छा, मैं फतवेबाजी में क्यों गिरूं किशोर भाई? फतवेबाजी में क्यों गिरूं? मैं चाहता हूं कि देखिए क्या होता है, हम हैं ना है, कोई अंतर नहीं पड़ेगा संसार को, हमारे बिना भी चल रहा था और हमारे बिना भी चलेगा। लेकिन एक ऐसी विधि तो दूं दुनिया में, देश में। आज भी अफसोस होता है मुझे इस बात का, गर्व के साथ साथ अफसोस, की दुनिया का इकलौता आदमी जो सीटवार प्रेडिक्शन करता हूं। मैं चाहता हूं 10-5 और तैयार होता कि दुनिया में ये बात होगी, सब हिंदुस्तान के पास ऐसे ज्योतिषी है जो इतनी सटीक गणना तो सेफोलॉजिस्ट भी नहीं कर सकते, वो अंक ज्योतिषी कर सकते। तो ये जो उद्देश्य था ना, ये आपके अंतिम सवाल का जवाब है। उस वजह से मैं दोबारा और अगर तीसरी भी जन्म दिनांक मिलती ना, हालांकि तीसरी जन्म दिनांक इनकी नहीं है, बिल्कुल यही है, मिलती तो मैं उससे भी गणना करता। बहुत सुंदर। अच्छा, अब ये तो बात होगी वैसी जनरली। अब मैं एक चीज और जो मेरे को अक्सर आपसे जब भी मैं चर्चा करता हूँ मेरे दिमाग में आती है, अब
स्थिति क्लियर हो गई, इलेक्शन वगैरह सब समाप्त हो गए। भारत पे बात करते हैं, जो प्रेजेंटली आप देख ही रहे हैं कि देश का हाल बहुत बेहाल है। बीमारी ऑफ कोर्स एक कारण है, बीमारी पे हम बाद में बात करते हैं, लेकिन हम भारत के अभी 15 अगस्त तक का जो अंक है, क्योंकि 15 अगस्त से नया अंक बनेगा वो आप जानते हैं। तो वो स्थिति आपने मुझे पिछली बार ही बता दिया था कि ये साल तो गड़बड़ करेगा, या ये आपका मेरा डिस्कशन रहा है। और दशाएं भी, तुम भी बता रही थी, भाजपा की भी, कांग्रेस की भी और देश की भी। तो अब क्योंकि ये मैटर तो ऑलमोस्ट मई चल रहा है, जून जुलाई अगस्त में खत्म, आगे की अगर आपने कुछ तैयारी कर रखी है, या आगे जो लोग सुनना चाह रहे हैं कि भाई आगे देश क्या करेगा अंकों के आधार पे, क्योंकि ऑफ कोर्स उस आधार पे तो सभी बता रहे हैं। कुछ लोगों ने तो ये, अभी मैं आपको बताऊं, ये नववर्ष, हिंदू नववर्ष में भी प्रिडिक्शन लाए थे वो लोग कि जी ये होगा, जैसे ही बृहस्पति बदलेंगे बिल्कुल देश तरक्की पे आ जाएगा और बहुत उछाल होगा। ऑफ कोर्स शेयर मार्केट वगैरह ठीक है, आर्थिक व्यवस्था ठीक है, क्योंकि बृहस्पति देख रहे हैं, लेकिन देश में बीमारी फैली और जबरदस्त फैली, तो कहीं ना कहीं उनसे भी चूक हुई। तो अब अंकों में ये एक बात आती है कि ये चूक नहीं हो सकती, क्योंकि अंकों का आपका चलित अंक का हिसाब किताब है। तो अगर आपने कर रखी है तैयारी, तो मैं चाहूंगा कि 15 अगस्त जी 21 से 22 में आपको क्या दिख रहा है, क्योंकि ज्योतिष के हिसाब से दशा दशा तो हम जानते ही। जी जी किशोर भाई, 15 अगस्त 2021 से भारत की स्वतंत्रता को 75वां वर्ष आरंभ होगा। जी और 75वां वर्ष जो है उसका मूलांक बनता है 3। तीन। ठीक है, ये 3 हमारी आजादी के मूलांक, यानी 15 अगस्त 1947 का मूलांक 6 उसका मित्र है, मगर वो इसका विरोधी है। वो शुक्र का और ये बृहस्पति का है। मतलब बिल्कुल। बृहस्पति पर शुक्र हावी रहेगा। यानी इस चीज को ध्यान में रखिए। साथ में कैलेंडर वर्ष 15 अगस्त से 31 दिसंबर तक तो रहेगा 5 का अंक, और 1 जनवरी से 14 अगस्त तक रहेगा 6 का अंक। छह का। अब ये 5 और 6 दोनों जो हैं वो अंक 3 के प्रबल शत्रु है, और बिल्कुल। वो इनका मित्र है। बुध भी प्रबल शत्रु है बृहस्पति का, शुक्र भी है, लेकिन वो इनका मित्र है, मगर ये दोनों हावी रहेंगे। 5 अस्थिरता का कारक है। अच्छा, अब भाग्यांक भारत की स्वतंत्रता का 8 है। वो 8 इस वर्षांक का विरोधी है। ठीक है, वर्षांक 5 का तो 15 अगस्त से 31 दिसंबर तक विरोधी है, और 1 जनवरी से 14 अगस्त तक 2022 में शुक्र का अंक है ना, उसे जी भ्रष्ट कर देगा। 2022 का अंक 6 वो भ्रष्ट कर देगा। शुक्र भ्रष्ट का मतलब भी अभी हम देखेंगे। अब ये जो इक्वेशन है एक वर्ष की, भारत की स्वतंत्रता के 75वें वर्ष की, तो देखिए बृहस्पति पर शुक्र और बुध का हावी होना, पहले बुध की बात करते हैं, बुध यानी अंक 5 का हावी होना, ये क्या है? ये है घोर अस्थिरता। कहां? राष्ट्रीय संदर्भों में बात कर रहे हैं, तो राष्ट्रीय संदर्भों में घोर अस्थिरता कैसे? राष्ट्र यानी कि जनता, आम आदमी, तो जनता के जीवन में घोर अस्थिरता। और बृहस्पति पीड़ित होने का मतलब हुआ कि शासन द्वारा, सत्ता द्वारा कोई एक ऐसा निर्णय लिया जाएगा, क्योंकि बृहस्पति निर्णय का भी तो अंक होता है ना, अंक 3। तो एक कोई ऐसा निर्णय लिया जाएगा जो पीड़ित होगा, जो मतलब गलत टाइमिंग पर लिया हुआ साबित होगा, और उससे देश में एक विद्वेलन, विद्वेलन यानी कि लोग आंदोलित हो जाएंगे, विचलित हो जाएंगे। और चूंकि चूंकि हिंदुस्तान जो है, हिंदुस्तान को अगर हम देखें तो 75वें में बैठा है 7 यानी केतु, और 5 यानी बुध। तो 5 तो 7 का परम मित्र है, लेकिन 7 जो है वो स्त्री अंक है, और 7 और दोनों स्त्री अंक है, 7 और 2। और ये सीधा सा जुड़ा हुआ इस्लाम के साथ में। इस्लाम चांद पर आधारित धर्म है ना, इन दोनों का बिल्कुल। चंद्रमा है, तो चंद्रमा पर आधारित धर्म कौन सा है? एकमात्र इस्लाम है, यानी मुसलमान जो तबका है वो। तो मुझे लगता है कि एक 31 दिसंबर 2021 तक कोई ऐसा निर्णय हमारा शासन तंत्र लेने वाला है जिससे मुसलमान आंदोलित होकर सड़कों पर उतर आएंगे, और अराजकता, हिंसा का तांडव और कानून और व्यवस्था पर संकट, एक जगह नहीं, दो जगह नहीं, देश में जगह जगह पर। ये एक तो ये चीज है। दूसरा, 1 जनवरी से अगर 14 अगस्त 22 की बात करें, यहाँ शुक्र हावी हो जाएगा बृहस्पति पर, अंक 3 पर 6 हावी हो जाएगा, तो यहाँ पर फिर शुक्र पीड़ित हो जाएगा। शुक्र पीड़ित का मतलब ये होगा कि राष्ट्र का सुख, राष्ट्र का सुख यानी राष्ट्र का धन भी बाधित होगा, उछाल आएगा, शेयर मार्केट में उछाल आएगा। और हाँ, विशेष ध्यान रखिएगा, सोने में बहुत बड़ा, सोना यानी गोल्ड, स्वर्ण में बहुत बड़ा उछाल आएगा। लेकिन देश की आम शांति, आम
सुख चैन जो है उसके लिए वो खतरनाक होगा। और एक सबसे बड़ी बात, हमारा राष्ट्र बृहस्पति प्रधान राष्ट्र तो है, लेकिन बृहस्पति पर समय समय पर जब दूसरे अंक हावी रहते हैं तो ये देश बहुत कुछ उल्टा सीधा देखता है। हमने 2000 में संसद भवन पर हमला देखा, क्योंकि इस देश के स्त्री अंक खराब है। इसलिए इस देश पर जब जब भी औरतें शासन करेंगी तो उनकी असामयिक जो है वही विदाई होगी, और खराब स्त्री अंक वाले पुरुष शासन करेंगे जिनका दाम्पत्य खराब है या जिनके सिर्फ बेटियां हैं, तो भी इस देश को नुकसान झेलना पड़ेगा। नाम नहीं लेना चाहता मैं, अभी कभी किसी प्रसंग में नाम भी ले लूंगा। उसके बाद 2000 अगर हम 8 की बात करें तो उसमें क्या था, 2 के साथ 8 बेटा, यानी प्रजा का अंक भ्रष्ट हो गया, चंद्रमा वहां भ्रष्ट हो गया, मृत हो गया। तो आपने देखा कि मुंबई हमला हुआ पाकिस्तान वाला 8 नवंबर 26 नवंबर 2008 को हुआ था। तो उस तरीके से क्या होगा कि वो जो शुक्र हावी होगा तो इस देश की राजनीति में बहुत बड़ा विचलन आएगा, क्योंकि जो मंगल का अंक है 9, वो जो 2022 का अंक है ना 6, वो उसका विरोधी है और 9 उसका विरोधी, आपस में एक दूसरे के विरोधी हैं। तो राजनीतिक सुख जो है इस देश का, राजनीतिक सुख चैन, वो बहुत बुरी तरह बाधित होगा। और इस देश की राजनीति को, इस देश में भाजपा की और भारत की राजनीति को इतना बड़ा झटका लगेगा कि शायद आज कहना मूर्खता सिद्ध होगी, इतना बड़ा झटका लगेगा। और साथ ही साथ में कुछ और झटके भी लगेंगे, लेकिन जो जो झटके लगेंगे राजनेताओं के तौर पर, उन सब राजनेताओं का या तो अंक 4 खराब होगा या 6 खराब होगा या 8 खराब होगा, पक्की बात है। और आज की तारीख में जो इस तरीके से अंकों में डेंजर जोन में है ना, आप भले उन पर नजर रखिए। ये हमारे देश की स्थिति इस 15 अगस्त से अगले 15 अगस्त तक रहेगी है। बहुत बढ़िया। अच्छा, अब ये भी हो गया, तो कुल मिला के भी मान लेते हैं कि 1-1.5 साल जो भी है, ज्यादा अच्छा उम्मीद नहीं करना चाहिए। अच्छा, अब अगर मैं इसको इस वे में देखूं, ज्योतिष से इसको जोड़ूं, तो ज्योतिष में आपने एक बात कही अभी कि जो शुक्र से संबंधित जो जितने दर्शक या हमारे देश में रहे हैं लोग, या जो लेडीज बनी, यहाँ एक दर्शकों को मैं बताऊंगा कि हम अगर कुंडली का एनालिसिस करते हैं, जो कि आपको हमने देखा, भारतवर्ष की एक बड़ी विशेषता है कि भारतवर्ष में जो भी व्यक्ति ज्यादा देर तक राज करा है, उसका शुक्र का अंक खराब मिला, यानी उसको वैवाहिक जीवन में तनाव मिले हैं, खराबी मिले हैं। आप किसी को भी उठा के देखिए, मैंने 16 के 16 पीएम से लेके आपके सीएम तक और राष्ट्रपति तक की कुंडलियां देखी हैं, और मैंने इस पे अपनी यूट्यूब चैनल में भी डाला था कि भारत का जो अंक है, यहाँ वही व्यक्ति किसी भी क्षेत्र में ज्यादा देर तक राज करता है जिसका शुक्र खराब होता है। और बेस्ट एग्जांपल आप प्रेजेंटली देख ही रहे हैं। इसके अलावा जवाहरलाल नेहरू से कहानी चेक कीजिएगा, आप इंदिरा गांधी को देख लीजिएगा, राजीव गांधी को देख लीजिएगा, और उसके बाद जितने भी थोड़े समय के लिए प्रधानमंत्री बने उनको देखेगा। हाँ, एक कतिपय उदाहरण हमें देखने में आया है, जो अक्सर लोग मुझसे पूछते हैं कि जी मनमोहन सिंह जी 10 साल रहे, उनके साथ ऐसा नहीं था, लेकिन वो भी आप जानते हैं कि वो किस तरह के पीएम थे, मतलब उनके पीछे कौन राज कर रहा था वो आप सब जानते हैं। तो अब अच्छा, हाँ, आपने जब नाम ले ही लिया किशोर भाई, तो अब मुझे थोड़ा बोलने की अनुमति दीजिए। बिल्कुल सर। देखिए, अभी पिछली बात में मैंने एक बात कही थी कि जिन लोगों के स्त्री अंक मृत होते हैं, भ्रष्ट होते हैं, खराब होते हैं, है ना, नरेंद्र मोदी तो उनमें आते ही हैं क्योंकि इनका दाम्पत्य मृत है ना, दाम्पत्य की बात कर रहा हूँ। मनमोहन सिंह के वही स्त्री अंक खराब थे तो उनका वंश समाप्ति योग है, उनके पुत्र कहाँ है? बिल्कुल। और पुत्रियों के अंकों के अगर आकलन किया जाए और मनमोहन सिंह के अंकों के साथ 26 सितंबर के साथ बिठाया जाए उसको, तो 26 सितंबर में उनके खुद के 2, 6 और 8 के त्रिकोण में वहां तो चंद्रमा भ्रष्ट हो गया, यानी कि स्त्री अंक मृत हो गए, भ्रष्ट हो गए। तो ऐसी अवस्था में मनमोहन सिंह भी उसी गणना में आते हैं। तो जो लोग ये कहते हैं मनमोहन सिंह के साथ ऐसा कहा था, है उनके साथ भी है। तो इसीलिए आप देखिए, एक मिनट, इसीलिए आप देखिए मनमोहन सिंह हमेशा फाइनेंस से जुड़े रहे, वित्त सचिव, आरबीआई गवर्नर, वित्त मंत्री और प्रधानमंत्री बनने के बाद भी अर्थशास्त्री का टप्पा, तो स्वाभाविक है, तो सिद्ध जो आप कह रहे हो। बिल्कुल। तो ये देखिए, ये जो चीजें हम देखते हैं एज ए ज्योतिषी या एज ए अंक ज्योतिषी, बिल्कुल मैच करती है। और ये इस विद्या की महानता है कि हम कहीं से भी, जैसे नदियां हैं वो जाके समुद्र पर ही मिलने वाली है, लेकिन बात यह है कि उतनी गूढ़ता कहाँ से देखेंगे। और जो कतिपय विद्वान जो आजकल चर्चा में है, शुक्र प्रधान ज्योतिषी, जिन्हें मैं अक्सर बोलता हूँ, जो टीवी में आ जाते हैं और जो इतनी सीटें ले आएगी और ये शुक्र बदलेगा, करोड़ों लोग करोड़पति बन जाएंगे वगैरह वगैरह, जो इस तरह का जो सो कॉल्ड ज्योतिष होता है, वो कहीं ना कहीं ज्योतिष से लोगों को हटाता है।
जोड़ता नहीं है। अब जोड़ने की बात देखिए, आदरणीय कुमार जी ने अभी बहुत बढ़िया एक सूत्र दिया कि मेरे बाद भी लोग मुझे याद रखें, इसलिए मैंने किया, अगर मैं नहीं भी करता तो जीत तो ममता जी ही रही थी। ये जो बातें होती हैं, ये आपको अन्य ज्योतिषियों से अलग करती है, और हमारा परिचय जो है आपसे करीब-करीब 12-15 साल से है। और ऑफ कोर्स अब कुछ निजी बात की बात करूँगा मैं। हमने देश की बात कर ली, आने वाले की बात कर ली और इलेक्शंस की बात कर ली। ये जो संदर्भ चला है कोरोना, ये जो बात चली, अब कोरोना का भी अंक आपको पता ही है, और जिस दिन शुरू हुआ वो भी आपको पता है, और जो वर्ष चल रहा है ये भी आपको पता है। तो क्या लग रहा है, मतलब हम इन सबसे परे बात करेंगे कि राज्य क्या कर रहा है, सरकारें क्या कर रही हैं, हम उस पे नहीं जा रहे। हम सिर्फ ये जानना चाह रहे हैं कि क्या लग रहा है, मतलब ये आगे क्या होने वाला है? देखिए किशोर भाई, बिल्कुल सही कहा आपने कि अपनी इस चर्चा में हम कोरोना को सिर्फ ज्योतिषीय परिप्रेक्ष्य में ही लेंगे, जी, बिल्कुल। राजनीतिक परिप्रेक्ष्य में या दूसरी बात उस संदर्भ में नहीं लेंगे। असल में क्या है किशोर भाई कि 8 जून 2020 का जो कोरोना के बारे में मेरा वीडियो था वो सही ठहरा। उसमें मैंने कहा था कि नवंबर 2020 में या तो कोरोना फिर से आएगा या कोरोना जैसा ही कोई दूसरा आएगा, और ये लगभग नवंबर में ही दोबारा आया है। हमारे यहाँ लेट एंट्री हुई है मानसून की तरह, लेकिन दुनिया में ये नवंबर में आ गया। तो उस गणना का आधार पकड़ूं, क्योंकि पिछला सिरा अगर सही रहा वो पकड़ के बात बिल्कुल, करेंगे तो आगे सही ठहरेंगे, अन्यथा तो फतवेबाजी हो जाएगी। असल में क्या है कि कोरोना के मामले में सबसे महत्वपूर्ण अंक है 7। ठीक है, उसके साथ साथ में अंक 3 और 9 पर नजर रखनी पड़ेगी। अंक 3 है प्रसार का, प्रसरण का, विस्तार का। विस्तार का मतलब होता है यहां से दूर जाए, आने को विस्तार नहीं कहते, जाने को कहते। और अंक 5 जो है, जब 3 के साथ मिल जाता है, ये बुध बृहस्पति के साथ मिल जाता है, तो इसको दूर तक तीव्रता से, तीव्रता तेज वायु नहीं बल्कि आंधी हो जाती है, तेज और तीव्रता से दूर तक फैलाव। अब देखिए क्या है कि 2020 का जो कोरोना था उसमें बमुश्किल 2-5% केस में ऑक्सीजन की जरूरत पड़ी। बल्कि 2020 में अगर कोई व्यक्ति बीमार रहा कोरोना से और ऑक्सीजन की कमी या फेफड़े डैमेज होने से उसकी मृत्यु हुई, तो वो 21 में ही हुई है, 20 में नहीं हुई। बिल्कुल, बिल्कुल, बिल्कुल। कैलेंडर वर्ष 21 था जब उसके फेफड़े डैमेज हुए। ऐसा क्यों? देखिए पिछला वर्ष जो था ना वो अंक 4 का था, और 4 और 7 जब मिलते हैं ना, राहु और केतु, तो केतु। खून को पतला करते हैं। तो खून पतला होने से हमारे शरीर की जो खून की प्रतिरोधक क्षमता है वो कम हो जाती है। तो पिछले कोरोना में ज्यादातर केस आए थे वो थे बुखार के, खांसी के, जुकाम के, इस तरीके के। लेकिन 1 जनवरी से जो चलित में वर्ष शुरू हुआ यह है 5। अब कोरोना में 5 की भूमिका तो वैसे ही प्रबल है, उसके ऊपर से 5 किसका अंक है? 5 है फेफड़ों का, और अंक 3 है वो है वायु का, श्वसन का। श्वसन यानी सीधे सीधे से प्राणवायु का। अब एक खास बात पर ध्यान दीजिए किशोर भाई कि हिंदुस्तान में ये कोरोना बढ़ा है 21 फरवरी से, बिल्कुल, और बिल्कुल। 21 फरवरी से चलित में पहले एक महीना 20 मार्च तक होता है अंक 3, और उसके बाद एक महीना होता है 20 अप्रैल तक, वो होता है अंक 9। अंक 9 3 का 3 गुना, इसलिए 9 की अवधि में यानी 21 मार्च से 20 अप्रैल में 9 गुना, बल्कि बिल्कुल, 3 गुना या 300 गुना ज्यादा, वो 3 के त्रिगुणित में ज्यादा फैला, तेजी से 3 गुना। तो अब उसमें क्या हुआ, इस वर्ष का मालिक है वो है फेफड़ों का और ऑक्सीजन का। तो वो भ्रष्ट हो गया। भ्रष्ट होने से क्या हुआ, ऑक्सीजन का संकट। जिस किसी भी मरीज को आप देखो तो उसको क्या हो रहा है, ऑक्सीजन का संकट और फेफड़े खराब। ये इस वर्ष के कारण से हो रहा है। अब देखिए क्या है, ऊपर से कोड में खाज क्या हो गई, 21 फरवरी से 20 मार्च में बृहस्पति था, ये फैला। 21 मार्च से 20 अप्रैल यहां पर ये 3 गुना ज्यादा फैला। 21 अप्रैल से 20 मई का अगर हम देखें तो ये अंक होता है 6 शुक्र का। तो इसमें धन संबंधी आप देखिए 21 अप्रैल के बाद में अब तक कोरोना के ऑक्सीजन सिलेंडर की कालाबाजारी, रेमडेसिविर की कालाबाजारी, यानी धन के भ्रष्ट होने के ज्यादा आ रहे हैं। बिल्कुल, बिल्कुल, एग्रीड। 20 अप्रैल के बाद, यानी 21 अप्रैल से ज्यादा आ रहे हैं। पिछले 20 दिनों से ये ज्यादा आए हैं ये केस पूरे हिंदुस्तान में। उससे बिल्कुल, पहले ये नहीं थे कि कालाबाजारी हो रही है टीके की, और 40, अच्छा एम्बुलेंस में भी पैसा खा रहे हैं लोग, बिल्कुल, बिल्कुल। मुर्दों में भी कपड़े बेच के खा रहे हैं। ये सब कब आ रहे हैं? 20 अप्रैल के बाद, क्योंकि चलित में शुक्र आया। तो शुक्र क्या है, भ्रष्ट है। अब शुक्र भ्रष्ट है तो भ्रष्ट शुक्र क्या करता है, धन संबंधी भ्रष्ट आचरण करते हैं भ्रष्टाचार, ये। बिल्कुल। लेकिन इसमें एक अच्छी बात क्या हुई
कि 1 मई से अंक 5 आ गया, जो इस वर्ष का मालिक है। दोनों अच्छी बात कैसे, दोनों ने मिलकर के ऑक्सीजन के बवाल मचा दिए, यानी 1 मई से ऑक्सीजन के बवाल मचे हैं। तो क्या होता है किशोर भाई, पाप का घड़ा जब तक पूरा नहीं भर जाए फूटता नहीं है, बिल्कुल एक बिल्कुल। कहावत है। तो उसी तरीके से ये दोनों, यानी कि 1 मई से 31 मई तक तो क्या रहेगा, मासांक 5 रहेगा। अच्छा, कैलेंडर वर्ष 5 है, लेकिन 1 मई से 20 मई तक फिर भी हाहाकार की स्थिति रहेगी। क्यों रहेगी? क्योंकि यहाँ चलित में शुक्र है। लेकिन 21 मई से जैसे ही चलित में भी 5 आ जाएगा, तो चलित में 5, 21 मई से 31 मई तक मासांक 5 और वर्षांक 5, ये 555, 3 गुना जो बुध है, ये क्या करेगा, दर को कम लाएगा। ठीक है, लेकिन हल्के फुल्के थोड़े बहुत रूप में ही सही, मगर ये लॉकडाउन की स्थिति को, क्योंकि अंक 5 क्या होता है, घर से बाहर निकलने का होता है, लेकिन भ्रष्ट हो जाता है तो उसका उल्टा कर देता है, घर से बाहर निकलना बंद करवा देता है। तो मुझे लगता है कि 21 मई के बाद में शायद 31 मई तक लॉकडाउन नाम की जो चीज है, बाहर निकलने की बंदिश है, ये बढ़ेगी। अब रहा सवाल कि ये अंक 5 तो 20 जून तक रहेगा, तो 1 से 20 जून के बीच में आपको हमारे देश को काफी रिलीफ मिलती दिखेगी। जी। हालांकि हो सकता है कि ऊंट के मुंह में जीरा हो, लेकिन हाँ 100 में 5% भी ये तो होता है ना कि हाँ गिरावट आ रही है। राहत राहत। मगर किशोर भाई, जैसा मैंने कहा था कि स्त्री अंक जो है वो बरसात के हैं, अंक 7 पानी का है, 2 पानी का है। ये शुरू होता है 21 जून से, और 21 जून के आसपास यानी 20 जून के आसपास ही मुंबई और तटीय क्षेत्रों में मानसून आता है। मानसून। बिल्कुल। 5-7 जून को तो केरल में आता है, लेकिन मुंबई तक आते आते 18-20 जून कर लेता है। लेट होता है तो 25 जून करता है, जल्दी होता है तो 15 जून करता है, पर 20 जून के आसपास। अच्छा, अब एक बात आप बताइए कि आज तो जैसे जयपुर में बरसात हो गई, दूसरे शहरों में थोड़ी बहुत हुई है, वो एक पश्चिमी विक्षोभ बना, एक और चीज है। लेकिन अब बारिश हमें कब देखने को मिलेगी? मानसून में। तो बारिश के अंक यानी मानसून के अंक जैसे जैसे आगे बढ़ेंगे ना, तो यानी 21 जून से जैसे हम आगे बढ़ेंगे, वैसे वैसे कोरोना का ग्राफ गिरता जाएगा। ये बड़ी आश्चर्यजनक बात है। और 1 जुलाई से देखिए, 21 जून से तो चलित में अंक 2 और 7 आएंगे, लेकिन 1 जुलाई से तो मासांक भी 7 हो जाएगा, यानी और प्रबलता हो जाएगी। यानी 1 जुलाई से इसमें और रिलीफ मिलती जाएगी, कोरोना का ग्राफ और गिरेगा, और 31 जुलाई तक ये चलता रहेगा। तो वहां तक जाते जाते कोरोना से हमें लॉकडाउन से मुक्ति मिल जाएगी, हम बाहर निकलना शुरू कर देंगे, अच्छी रिलीफ मिल जाएगी। मगर अंक 8 है अगस्त पूरा, और 21 अगस्त से 20 सितंबर अंक 5 आ जाता है, लेकिन वो उतरता नेगेटिव है। तो नेगेटिव वर्ष का अंक है, नेगेटिव हो तो माइनस माइनस प्लस, यानी 21 अगस्त से 20 सितंबर के बीच में इस देश को कोरोना के हिसाब से बहुत रिलीफ मिलती दिखेगी। और हाँ, देश में ये अपनी दूसरी वर्षगांठ मनाकर तो जाएगा, यानी नवंबर तक तो ये किसी न बिल्कुल किसी बिल्कुल। रूप में रहेगा। चलिए, ये आपने हमारे दर्शकों को बहुत अच्छी और इवन मुझे भी बहुत अच्छी जानकारी दी और बहुत अच्छा एक पॉजिटिव दिया कि कम से कम कुछ राहत देश को मिलेगी। ऑफ कोर्स बहुत बड़ा देश है तो राहत मिलने में उतनी ही बातें होती हैं। यहाँ कुछ बातें और भी हैं, लेकिन हम राजनीति से परे बात करेंगे इस चीज़ को कि ये जो सिचुएशन चली है, जैसे अब ये माना जा रहा है कि इंजेक्शन आएँगे या ये जो आ रहे हैं, ऑफ कोर्स ये भी एक रीज़न बनेगा कि भाई कंट्रोल में चीज़ें आने लगी हैं, लॉकडाउन से भी चीज़ें कंट्रोल में आएँगी। लेकिन अब ये तो तय है कि भाई इतना बड़ा मुल्क है, इतना बड़ा देश है और इतनी बड़ी योजनाएँ, परियोजनाएँ हैं, जो नीचे तक आते-आते संभवतः खत्म हो जाती हैं या खत्म कर दी जाती हैं, जो भी कहिए। तो अब इससे परे अगर हम देखें तो कुल मिला के देश को राहत मिल रही है और इधर राजनीतिक जगत की अगर हम बात करें तो जैसा हमने कहा कि भई अभी 1 डेढ़ साल काफ़ी उठा-पटक भरा जो कि भारत और भाजपा की राजनीति से संबंधित हो सकता है। अच्छा, अब एक बड़ा इंटरेस्टिंग ट्विस्ट वाला प्रश्न करूँगा क्योंकि अक्सर मेरे से भी लोग पूछ लेते हैं कि कांग्रेस का अब क्या? क्योंकि ये जो अभी आपने देखा वहाँ टोटल साफ हो गया। अन्य राज्यों में थी, लेकिन वहाँ ये था कि एटलीस्ट कुछ तो करेगी लेकिन टोटल साफ। और वो हैं कि अपनी अकड़ से नीचे नहीं आना चाहते, वो चेंज नहीं करना है। तो क्या लगता है कांग्रेस का क्या लगता है? किशोर भाई, असल में कि कांग्रेस वाले खुद ही कांग्रेस के स्थापना दिनांक को लेकर कंफ्यूज है। नहीं, वो 1885 वाली वो स्थापना नहीं, दिनांक तो है, वो वो एक तो अलग नहीं। है। हाँ, लेकिन क्या उसके बाद में तो कांग्रेस बहुत बार टूटी है और बहुत बार फिर से बनी है। ये कांग्रेस एकमुश्त तो रही नहीं ना। बिल्कुल। भाई, ये कांग्रेस 1969 में इंडिकेंट सिंडिकेट के चक्कर में टूटी थी। ठीक है,
कामराज और ये निजलिंगप्पा वगैरह, ये जो इंडिकेंट अलग हुआ, इंदिरा गांधी का सिंडिकेट, ये अलग अलग हुआ। उसके बाद में फिर ये 78 में टूटी कांग्रेस। तो देखिए क्या होता है कि अंक ज्योतिषी के नाते मैं उस दिनांक को लेता हूं जो चुनाव आयोग में पंजीकृत नाम की दिनांक है। चुनाव आयोग ने इमरजेंसी के बाद जब इंदिरा गांधी ने चुनाव आयोग में लड़ाई लड़ी, तो नाम की लड़ाई तो जीत गई थी वो, क्योंकि पहले तो इंदिरा कांग्रेस नाम हो गया था 1969 में आई उसका। कांग्रेस आई हाँ, और वो इंदिरा कांग्रेस के नाम से चलती थी, जी। लेकिन वो नाम की लड़ाई तो जीत गई। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस, इंडियन नेशनल कांग्रेस नाम उनको फिर से मिल गया, जी उन्हें मिल गया। लेकिन क्या हुआ कि उन्होंने जो, चूंकि उनको गाय बछड़े वाली जोड़ी मिली नहीं थी पहले वाला जो है, तो ये नाम आने के बीच में उन्होंने क्या हाथ को अपनाया था। तो वो फिर उन्होंने सोचा कि चलो नाम वो मिल गया और हाथ ही रखें। तो वो जो दिनांक है वो 2 जनवरी 1978 है। जी तो सबसे पहले तो इस बात को देखना पड़ेगा। अब देखिए क्या है किशोर भाई कि पार्टी के अंकों से देखना पड़ता है कि पार्टी के भाग्य में क्या लिखा है, और फिर जो व्यक्ति नेतृत्व करता है उसके अंकों से देखना पड़ता है कि नेतृत्व के उस व्यक्ति के अंक पार्टी के साथ कितने अनुकूल और प्रतिकूल हैं। भाई अमित शाह जब तक थे तब की भाजपा अलग, जेपी नड्डा वाली भाजपा अलग है। बिल्कुल बिल्कुल। क्यों? भाजपा तो वही है ना, बाकी सारे तो वही है। भाई जो मुखिया है उसके अंक लागू होते हैं। जैसे घर में चाहे कितने ही हो लोग, सबसे बड़े के नाम से ही तो कार्ड आएगा शादी का, किसी का आएगा बिल्कुल तो। बिल्कुल बिल्कुल। भले चाहे वो आदमी बेरोजगार है, पिता बिल्कुल कुछ नहीं करता, बेरोजगार है, और बेटे चाहिए सब सारे, लेकिन आएगा तो पिता के नाम। सामाजिक पारिवारिक कार्ड तो रिश्तेदारी में से पिता के नाम से आएगा ना। बिल्कुल तो इसी तरीके से क्या है देखिए कि कांग्रेस जो है, सबसे बड़ी बात तो है कि कांग्रेस को अब चल रहा है 44वां साल, और 44वां साल 8 का अंक है। इस 2 जनवरी से शुरू हुआ है, और 8 का अंक उसके भाग्यांक 1 का घोर विरोधी और मूलांक 8 में स्त्री अंक को भ्रष्ट करता है। तो सोनिया गांधी को जो लोग सलाह दे रहे हैं कि अभी एक 23 जून आज आया है कि कांग्रेस के चुनाव की तिथि निर्धारित कर दी है, आज सूचना ही है कि कांग्रेस का जो संगठनात्मक अध्यक्ष का चुनाव होगा ना वो 23 जून को किया जाएगा। तो देखिए एक पहली बात तो है कि कांग्रेस जब जब स्त्री के हाथ में रही है तब तब मजबूत रही है। और फिर ध्यान दीजिएगा, स्त्री अंक वाला व्यक्ति, मतलब अगर आगे कहीं जाकर 24-25 के बाद में, 28 के बाद में, वहां तक जाकर अगर प्रियंका गांधी या कोई महिला कांग्रेस को हाथ में लेती है तो कांग्रेस की स्थिति सुधर सकती है। या फिर स्त्री वरदान वाला, स्त्री अंकों के वरदान वाला व्यक्ति, तो देखिए राहुल गांधी इन दोनों ही परिमाण में फिट नहीं होते। तो राहुल गांधी तो अगर कांग्रेस के फिर अध्यक्ष बनते हैं, जो कि नहीं बनेंगे, ये भी है, जी राहुल गांधी का कांग्रेस का अध्यक्ष बनना जो है वो तो है इस कांग्रेस के लिए हमेशा अभिशाप, हमेशा। क्योंकि देखिए अगर राहुल गांधी का विवाह हो चुका होता ना तब तो वो मामला बराबर हो जाता, क्योंकि उनके स्त्री अंक मजबूत हो जाते पत्नी के कारण से, तो कांग्रेस के खाके में फिट हो जाए। पर वो उनका विवाह, औपचारिक विवाह हुआ नहीं। अब हम औपचारिक विवाह को ही विवाह कहते हैं, किसी के साथ कोई भी संबंध हो न हो, हम बिल्कुल। ज्योतिषीय हम गणना उसे उसमें नहीं नहीं लेते, सीधी सी बात है। तो वो जो स्थिति है, तो राहुल गांधी को तो माइनस करके चलिए। और कांग्रेस के, अच्छा अब ये कैलेंडर वर्ष क्या है किशोर भाई, इसका अंक है 5। बिल्कुल कांग्रेस का वर्ष कौन सा चल रहा है? 8। अब ये 5 कांग्रेस के मूलांक 2 का मित्र है, परम मित्र है, और उसके भाग्यांक 1 का मित्र है, वो 1 इसका परम मित्र है। यानी कांग्रेस के लिए अनुकूलता का समय तो है, अनुकूलता का समय तो है। मगर ये जो कांग्रेस का खुद का वर्ष है ना 44वां, इसका अंक 8 है, वो 8 इस 5 का घोर विरोधी है, और उसका विरोधी है, भाग्यांक 1 का विरोधी है, और 2 मूलांक स्त्रियों को उसे भ्रष्ट करता है। इसका मतलब ये हुआ कि अब कांग्रेस, अच्छा 2 अंक स्त्रियों को परिवार का अंक दिए, परिवार का अंक भ्रष्ट हो गया, मतलब परिवार से बाहर का आदमी आकर मुखिया बने, यानी पॉसिबल ही नहीं। परिवार यानी कांग्रेस, हाँ कांग्रेस जी का परिवार मतलब एकमेव परिवार, गांधी परिवार। तो गांधी परिवार से बाहर का आदमी आकर पावर संभाले। अब देखिए क्या होता है, 2 का अंक छद्म भी होता है, छद्माचरण भी करता है। तो छद्माचरण क्या होता है कि राष्ट्रीय अध्यक्ष तो किसी को भी बना दिया जाए, और कार्यकारी राष्ट्रीय अध्यक्ष हाँ बनाकर किसी पावरफुल को सत्ता सौंप दी जाए। मेरे हिसाब से अशोक गहलोत जो है वे इस साल कभी भी कांग्रेस के या तो राष्ट्रीय अध्यक्ष बन सकते हैं या राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष, मतलब छद्माचरण में अध्यक्ष वो बन सकते हैं। इसलिए कांग्रेस का, अच्छा एक और है, अशोक गहलोत के समन्वय के अंक बढ़िया है, इनका बृहस्पति अप्रकट में बढ़िया है, प्रकट में तो नहीं है, क्योंकि लिप्स मूवमेंट इनका लड़खड़ाता है। इनका जी जो शब्दाचरण है ना, शब्दोच्चारण, वो जैसे अपने उमा भारती जी हैं उनका नहीं है, मुलायम सिंह का नहीं है, लेकिन बिल्कुल सांगठनिक क्षमता तो उनकी भी गजब की है।
मुलायम सिंह की सांगठनिक क्षमता कितनी गजब की, उमा भारती जी की भी और अशोक गहलोत की भी सांगठनिक क्षमता बड़ी गजब की है। और समन्वय, बृहस्पति इनका अंदर है लेकिन समन्वय कार्य, तालमेल कार्य। तो किशोर भाई मुझे लगता है कि अगर सोनिया गांधी को बरकरार भी रखा जाएगा ना राष्ट्रीय अध्यक्ष, तो ये उनके स्वास्थ्य के लिए बहुत हानिकारक होगा। और इतना हानिकारक होगा कि फिर कहीं कांग्रेस को दुर्घटनात्मक रूप से अचानक अफरा तफरी में कोई अध्यक्ष नहीं बनाना पड़ जाए, ऐसा नहीं हो बिल्कुल। जाए कहीं। लेकिन अशोक गहलोत तो मुझे लगता है इसी साल कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष, मैं फिर दोहरा रहा हूं, या फिर कार्यकारी कार्यकारी। राष्ट्रीय अध्यक्ष बनने जा रहे हैं। राहुल गांधी को आप हाशिए से बाहर मानिए, दिखाने में भले चाहे कांग्रेस के सारे लोग ये कहे राहुल जी ने ये कहा, हम उनके साथ है, लेकिन अंदरूनी तौर पर सब जानेंगे और करेंगे ऐसा ही कि उस बंदे को हाशिए पे नहीं, हाशिए के बाहर रखेंगे। और कांग्रेस के लिए यही कल्याणकारी श्रेयस्कारी रहेगा। जी, बहुत बढ़िया। अच्छा, अब एक बात और कहना चाहूंगा रिसेंटली, क्योंकि हमने भाजपा पे चर्चा कर ली, इलेक्शंस पे कर ली, कोरोना पे कर ली और कांग्रेस पे कर ली। अब एक अक्सर मन में सवाल उठता है कि ये जो अभी बंगाल में हुआ, ऑफ कोर्स एक तो ये है कि टक्कर में तो खैर भाजपा की फिलहाल कोई पार्टी है ही नहीं, और आगे भी मुझे दिखता नहीं है, क्योंकि भले ही शीर्ष चेंज हो जाए वो बातें अलग हैं, 2024 का इलेक्शन होगा वो अलग अलग बातें, लेकिन जो लॉबी तैयार कर दी गई है या जिस तरह से लोगों को जगा दिया गया है, जो भी कहिए, तो थोड़ा मुश्किल होगा किसी अन्य को टक्कर में आना। लेकिन फिर भी क्योंकि मैं दिल्ली में रहता हूँ और दिल्ली का एक पर्सनल इंटरेस्ट है, यहाँ है आप पार्टी, इसका आपको क्या नजर आता है अंकों के आधार पर? किशोर भाई असल में 26 नवंबर को गठित हुई है ये पार्टी, 26 नवंबर 2012 को गठित हुई है। अब 26 नवंबर में देखिए क्या होता है, 26 का अंक जो है ना, वो दो को अगर हम परिवार माने, पार्टी माने, क्या होता है ये दो का अंक परिवार का होता है, पार्टी में पार्टी ही परिवार होता है। 6 होता है उसका शुक्र, और उसका त्रिकोणात्मक में योग क्या बना, 8, वो हो गया भ्रष्ट। तो ऐसी तमाम पार्टियां जो है ना, वो फिर पार्टियां नहीं रहती है, पार्टीगत। आप देखिए आम आदमी पार्टी में मनीष सिसोदिया और केजरीवाल के अलावा पार्टी कहाँ है? बिल्कुल, बिल्कुल, एग्री। नहीं है ना। ये आलोचना, ये निंदा नहीं है, ये ज्योतिषीय विश्लेषण है। ठीक है। उसी तरीके से क्या है, अब आप यहां ध्यान से देखिए कि आम आदमी पार्टी जो है उसका मूलांक 26 से बना 8, 8, नवंबर के बने 2 और 2012 के बने 5। 5, तो 5 और 2 7 और 8 15, यानी कि टोटल आ गया कितना, 6 हो गया ना। शुक्र भ्रष्ट, मूलांक 8, भाग्यांक 6। वो भारतवर्ष की आजादी के अंकों को उल्टा कर दीजिए। तो इसका मतलब ये, अच्छा एक और खास बात देखिए, आपने भी शायद गौर नहीं किया होगा शायद, लेकिन हमारे दर्शक मित्रों में से तो कईयों ने गौर नहीं किया होगा कि केजरीवाल मुख्यमंत्री बनने के बाद अब तक फूले हैं, जी, शरीर में, बिल्कुल, चेहरे में भराव आया है। बिल्कुल, इस भराव को हम कहते हैं मांसल भराव, ये मांस पर आधारित है, उनका मांस बढ़ा है। एक तो बुध पर आधारित होता है, बुध उनका तो वैसे भी बलिष्ठ नहीं है, लेकिन मांस बढ़ा, शुक्र बढ़ा है। तो मानकर चलिए, अच्छा आप कैसे देखें, पूरे चेहरे को, बॉडी को देख लीजिए, अब बिल्कुल, मेरे कहने के बाद देखिएगा बढ़ा है। तो शुक्र उनका बढ़ा है, शुक्र पार्टी का भ्रष्ट। अब आप समझ सकते हैं कि इस पार्टी को जो है ना, अच्छा अब स्थापना के अंक 2012 में बनी ना, तो 2012 और 5 17, अब 17 उसके बाद 18, फिर अगला वर्ष आता है 20 और उसके बाद अगला वर्ष आता है 20 में 24। तो ये मानकर चलिए कि 2024 तक तो इस पार्टी को, आम आदमी पार्टी को दिल्ली से हिलाना कठिन है। अगर कोई इसे हिलाने की सोच रहा है तो वो 2024 के बाद में ही बात करे, और संभवतः अगले विधानसभा चुनाव जो है 2025 में ही होने, फरवरी मार्च में जी, 2025 में होने दिल्ली में। तो उस वक्त तक, लेकिन तब तक इस पार्टी में अगर पार्टी ही मान लें तो बहुत कुछ टूट फूट होनी है। अब भी टूट फूट, अब आप कहेंगे बचा क्या टूट फूट होने में, जी, शीर्ष पर तो कोई नेतृत्व है ही नहीं ना। 2 राज्यसभा में गुप्ता बंधुओं के अलावा बचा कौन है? और वो जैसे भी जिस किसी भी तरीके से राज्यसभा पहुंचे उनका मकसद पूरा हो गया, और 2 आदमियों का शो है ये। यहाँ पीछे संजय सिंह वगैरह तो वो तो बाद में गिनती में ही नहीं आते। वो हैं चाहे आपके ये जो आपके इनके मंत्री महोदय हैं जिन पर कई इल्जाम भी लगे, शायद जैन करके है कोई, सत्येंद्र जैन करके, जो भी हो, तो 2 ही लोगों की पार्टी है। तो यहाँ भी आपको बहुत कुछ विपरीतता देखने को मिल सकती है। हाँ, अंक 8 जब आगे बात करें 2022 में, तो 2022 का अंक 6 है और इसका भाग्यांक 6 है। तो 2022 में मुझे लगता है कि ऐसे राज्य जहां चुनाव होने और वहां शुक्र खराब है, तो वहां इस पार्टी को अच्छा करने को मिल सकता है। जैसे पंजाब, पंजाब का पंजाब, शुक्र खराब है,
इसीलिए उड़ता पंजाब, नशे में ग्रस्त पंजाब, पता नहीं क्या क्या हो गया था। एक बात और देखिए, अब आप कहेंगे ये तो पिछले 10-15 वर्षों में, उससे पहले भाई पंजाब हमेशा से खान पान प्रिय रहा है। खान पान किससे जुड़ा है? शुक्र से जुड़ा है। इसीलिए आपको क्या है, पंजाबी मस्ती, मस्ती शब्द किससे जुड़ा है? शुक्र से जुड़ा है। तो शुक्र लेकिन अभी भ्रष्ट है। तो मुझे लगता है पंजाब में आम आदमी पार्टी 2022 फरवरी मार्च के चुनाव में अच्छा कर सकती है। और देशव्यापी मतलब वो बात नहीं रहती, लेकिन फिलहाल 24 तक तो दिल्ली में रहने वाली है। दिल्ली में 24 तक तो इसे हिलाना संभव नहीं होगा। 24 के बाद बात कीजिएगा जिसको भी करनी हो इस मामले में, तब तक तो नहीं। नहीं, वैसे एक बात की तो तारीफ करनी पड़ेगी कि केजरीवाल जी की कुंडली कहूं या अंक कहूं, जो भी समझें आप, बंदे ने 3 बार, क्योंकि एक बार ये 8 दिन के लिए भी बने थे, 3 बार ये बने हैं और तीनों बार सब गणना फेल कर दी इस व्यक्ति ने। मतलब कोई ज्योतिषी नहीं था जो सही बताएगा। वो बाद में तो पोस्टमार्टम सब करते हैं कि जी ये है। अभी हाँ, इस पे एक और चर्चा करूंगा। अभी बहुत अच्छा एक उदाहरण मुझे मिला। अभी फेसबुक में एक कोई ज्योतिषी है, मैं नाम नहीं लूंगा क्योंकि हर एक की अपनी मर्यादा है। अभी जब इलेक्शंस पे सबकी बैंड बज गई, भाजपा नहीं आई, अच्छे अच्छे ज्योतिषी मार खा गए, तो अब वो व्यक्ति क्या एक्सक्यूज देता है कि ये जो ज्योतिष है, ये मेदिनी का विषय है, चुनाव ज्योतिष। अब उनसे ये पूछा जाए कि जब आपको ज्योतिष का एबीसीडी नहीं पता, आप क्यों बहस करते हैं? चुनाव का मेदिनी ज्योतिष से कोई लेना देना है ही नहीं। मेदिनी का विषय है ग्रहण, मेदिनी का विषय है फसल, मेदिनी का विषय है भूकंपन, है ना, बीमारी जो आई है। अब चुनाव व्यक्ति ने क्रिएट किया है, ईश्वर ने नहीं, तो ये मेदिनी का विषय नहीं हो सकता। लेकिन जब आप हार गए तो आप कहते हैं जी उसका विषय है। तो मतलब जब इस तरह से ये जो बातें आती हैं, ये कहीं ना कहीं ना सिर्फ ज्योतिष को बदनाम करती हैं बल्कि ज्योतिषी को भी बदनाम करती हैं। और कमाल ये है, जैसे मैंने इसीलिए आपका प्रश्न मैंने शुरू में लिया था कि आपने एक गणना दोबारा करी, हालांकि पहली वाली भी सही थी, दूसरी भी सही है, फिर भी आपने एडमिट किया कि किशोर भाई मुझे तीसरी मिलती मैं तब भी करता। ये जो ललक, बिल्कुल। ये जो ललक है, या ये जो ओरिजिनलिटी से मैं कहूंगा कि हमसे गलती हुई, हमने एडमिट करी। आपको याद होगा देहरादून में आप हमारे साथ सम्मेलन में थे, वहां पे मेरी गणना गलत आई थी और उस पे टाइम्स ऑफ इंडिया ने लिखा था कि जी उत्तरांचल के ज्योतिषी की गलत। तो मैंने एडमिट किया उस बात को, और आपने मुझे लिखा था कि फेसबुक पे किशोर भाई ये पोस्ट हटा दीजिए। तो मैंने कहा था ना मैं पोस्ट हटाऊंगा, और ना मैं, क्योंकि मेरे से गलती हुई, अच्छी बात है, मैं अभी स्टूडेंट हूं, मैं सीख रहा हूं। मैंने कब दावा किया था कि मैं जो कह रहा हूं परफेक्ट होगा? मैंने तो, ये मेरी गणना थी, मैंने लिखा है कि भाई मेरे अकॉर्डिंग मुझे लगता है ये जीतेगी, और मैं हार गया, कोई बात नहीं, मैं हार गया, बढ़िया है, मैंने अपनी गलती स्वीकार तो ली। आप स्वीकारते भी नहीं है, और उल्टा आप ज्योतिष को ही ब्लेम कर रहे हैं कि उसका विषय था, तो भाई आपने बहस क्यों की थी? तो ये जब बातें आती है ना, तो थोड़ा सा दुख होता है। लेकिन कहना चाहिए कि आजकल इन्हीं का दुनिया में शुक्र प्रधान ज्योतिषी हावी है। हम आप जैसे लोग जो वाकई मेहनत कर रहे हैं, और मैं आपको पिछले कई सालों से देखता हूं कि आप वाकई चर्चा करते हैं, और बहुत अच्छा लगता है। एक हमारे एक और मित्र है, मेरा प्रयास है उन्हें भी मैं मंच पे लाऊंगा, पीपीएस राणा जी हैं देहरादून से, आप जानते हैं उनको, वो बहुत अच्छे चर्चा ज्योतिषी करते है। हैं, बहुत और अच्छे। बहुत अच्छे प्रश्न शास्त्री हैं, बड़ी चर्चा करते हैं हमारे। हाँ बिल्कुल, प्रश्न कुंडली पर उनकी महारत बहुत है। एक और मेरे अन्य मित्र प्रशंसनीय हैं, है। अखिलेश कौशिक जी, मोदी नगर से, जी। भी मैं उनको बुलाता हूं, लेकिन वो आते नहीं है, चर्चा करते हैं। तो जब आप चर्चा करेंगे, गलत हो सही हो वो एक अलग बात है, एटलीस्ट जब आप ज्ञान बांटेंगे, बटेगा, कुछ सीखेंगे, सीखने को मिलेगा। लेकिन ये नहीं होना चाहिए कि जी मैं हूं, या मैंने गलती करी तो मैं मान नहीं रहा हूं। तो ये जब एटीट्यूड जब आ जाता है कुंडली में, तो कहीं ना कहीं ज्योतिष को शर्मिंदगी उठानी पड़ती है। बहुत सारे हैं, बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, मैं प्रयास में हूं, और मैं इस मंच के माध्यम से अन्य ज्योतिषियों भी कहूंगा कि अगर उनको लगता है कि उनको भी मंच में आना चाहिए, तो स्वागत है, आप मेरे चैनल के थ्रू कोलैबोरेशन मेरे साथ कर सकते हैं। और कुमार भाई साहब मेरे साथ जुड़े हुए हैं आजकल, विजय नाथ जी इलाहाबाद से हैं, विजेंद्र मिश्रा जी इलाहाबाद से हैं, बहुत सारे लोग मेरे साथ जुड़ रहे हैं। हम उनको लगातार, ये नहीं कि मैं उनका प्रचार करूंगा या वो मेरा प्रचार करेंगे, मतलब ये कि हम एक सही ज्योतिषी को आप तक लाएं, ताकि दुनिया उसको देखे, समझे कि हाँ वाकई कुछ लोग हैं। सार्थक प्रयास। और सार्थक ये प्रयास। प्रयास मैं नहीं कर रहा हूँ, ये ईश्वर करवा रहा है, क्योंकि मेरे को एक मंच मिला, मेरे दिमाग में बात आई कि यार ऐसा कुछ सोचा जाए जिससे हम 4 लोग बैठ के बात करें। अभी आदरणीय कुमार जी ने बहुत अच्छी बात कही कि हम निकट भविष्य में यूट्यूब में लाइव ऑडियंस के साथ आएंगे, उसमें ज्योतिष और अंकों के माध्यम से अगर हो सका समस्या समाधान करेंगे, या चर्चा करेंगे, या कोई परेशानियों का हल ढूंढेंगे, ताकि जो ये महामारी का संकट चल रहा है इससे हम लोगों को कुछ निजात दे सके अपने अपने मंच पे। आपका मैंने पढ़ा, आपने लिखा है कि जी मेरे लायक कोई भी सेवा हो मैं करने को तत्पर हूं, मैंने भी स्वयं ये जारी किया, आपने उस पर लिखा। लेकिन कहीं एक बात और मैं इस पे जोड़ना चाहूंगा, कहीं कहीं दुख ये हुआ मुझे, कुछ लोगों ने मुझे इस पे गालियां भी दी, तो उसमें क्या हुआ कि
कुछ लोग इसलिए फ़ोन कर रहे थे कि वो जानना चाहते थे कि उन्हें कोरोना तो नहीं होगा, वो कोरोना से तो नहीं मरेंगे। तो उनके लिए मैंने लिखा कि भाई आपको मैं शुल्क दो मुझे तो मैं देखूँगा। क्योंकि भाई मैं उसकी सेवा के लिए बैठा हूँ जो वाक़ई दिक्कत में है, जिसको परेशानी है। और मैं आर्थिक या राजनीतिक हल नहीं दे सकता, कम से कम कुंडली के माध्यम से ये तो बता दूँगा कि आप क्या उपाय शास्त्र कर लें ताकि कुछ राहत मिल जाए। जैसे आज आपने हनुमान बाहु का ज़िक्र किया है, बहुत अच्छा लगा। जी, ये जब जी। आता है, वहीं पे कुछ लोगों को क्योंकि सुविधा मिल रही है तो वो क्या कह रहे हैं कि जी आप मेरी कुंडली देख के बता दो। भाई मैं आपको क्यों बता दूँ? आप मेरी फीस दो तो मैं देखता हूँ ना। ये ये तो दुरुपयोग है मुफ्त की सुविधा का। हाँ, तो ये जब ये आचरण फ्री सुविधा हम गंभीर रोगियों के लिए देते हैं। जी, अब ये जब चीज़ें होती हैं तो थोड़ा-सा कहीं न कहीं मन खराब होता है, बुरा लगता है और लोग बिना सोचे-समझे कह देते हैं, कर देते हैं। लेकिन वो हमारी मजबूरी नहीं देखते कि हम लोग अपनी दुनिया में काम कर रहे हैं और हमारे साथ ऐसा नहीं है कि हम अपने लिए काम कर रहे हैं। 10 लोगों की अच्छी-बुरी बातें हम तक आती हैं, समझते हैं, जानते हैं। जी, मर्यादा है, जी। सबके अपने काम है। तथाकथित कुछ विद्वान जो ऐसा करते हैं, वो करें, हम उनको मना नहीं करेंगे। तो आज दोस्तों चर्चा काफ़ी अच्छी रही और जैसा कि कुमार भाई साहब के साथ हमेशा से होता है, हम बैठते हैं तो बातें खुलती जाती हैं, चर्चाएँ चलती जाती हैं, लेकिन समय की अपनी मर्यादा है, हम सबकी अपनी मजबूरी है, तो हम उस आधार पे बात करेंगे और निकट भविष्य में बहुत जल्दी ही एक लाइव सेशन यूट्यूब के माध्यम से या फेसबुक के माध्यम से जैसा भी पॉसिबल हुआ, मैं और कुमार गणेश जी करेंगे आप सबके बीच। तो आप सबने हमें सुना, आप सबका बहुत-बहुत धन्यवाद और एक बार आपका फिर से डॉक्टर कुमार गणेश जी बहुत-बहुत धन्यवाद। यहाँ मैं आपको बता दूँ कुमार गणेश जी विश्व प्रसिद्ध ज्योतिषी न्यूमरोलॉजिस्ट हैं, जो अब तक आप उनसे परिचित नहीं है तो उनके फेसबुक, यूट्यूब चैनल के माध्यम से आप उनसे जुड़िए। यदि राजनीतिक जगत की कोई भी आपको परेशानी नज़र आती है या कोई समझ रखते हैं, तो उनसे आप पूरी जानकारी ले सकते हैं। तो एक बार फिर से आपका बहुत-बहुत धन्यवाद। नमस्कार। जय श्री राम, जय श्री राम।